बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और इसका टाइटल है राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन। बेसिकली ये मेथड ये जो क्राइटेरियन है ये क्राइटेरियन या ये आप उसको एक टेक्निक कह सकते हैं। ये टेक्निक क्या काम करती है ये हमने डिस्कस करना है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, ज़रा उसको देख लेते हैं। अ मेथड दैट इज़ यूज्ड टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ हायर डायमेंशन डायनेमिकल सिस्टम विदाउट नीड टू सॉल्व एनालिटिकली। सपोज़ अगर आपका हायर डायमेंशन सिस्टम है, जैसे कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने देखा था कि हमने लीनियर सिस्टम्स को स्केच किया, क्वालिटेटिव उसका फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग की, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग के थ्रू हमने इसको देखा। इसके बाद फिर हमने अपने नॉन लीनियर सिस्टम को लीनियराइज़ किया या नल क्लाइन के थ्रू स्केच करके देखा। लेकिन अगर आप देखें तो वो जो आपके सिस्टम थे वो बेसिकली फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशन सिस्टम थे जिसके अंदर एक्स और वाई इन्वॉल्व थे। लेकिन अगर आप सपोज़ करें कि आपका हायर डायमेंशनल सिस्टम है और आप उस हायर डायमेंशनल सिस्टम को एनालिसिस करना चाहते हैं, यूँ समझ लें एक थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सेवन्थ ऑर्डर की एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिससे आप अगर चाहें तो उतने, यानी फॉर एग्जांपल अगर 5 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसे 5/5 के एक नॉन लीनियर सिस्टम के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप ये मालूम करना चाहें कि वो सिस्टम जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, या उसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करना चाहें विदाउट नीड टू सॉल्व द एनालिटिकली यूजिंग दिस मेथड, तो इस मेथड के थ्रू, यानी कौन सा मेथड, राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यूजिंग दिस मेथड वी कैन टेल हाउ मैनी पोल्स, यानी रूट्स और आइगन वैल्यूज़ आर इन लेफ्ट हाफ प्लेन। अगर आपको याद हो तो फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग के अंदर एक बात मैंने आपको बताई थी, वो ये कि जितने रूट्स लेफ़्ट हाफ प्लेन पर होते हैं, यानी अगर तमाम रूट लेफ़्ट हाफ प्लेन पर लाई करते हैं तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, यानी लेफ़्ट हाफ प्लेन वहाँ पर स्टेबल थी। इन द राइट हाफ प्लेन और इन दी आयोटा ओमेगा एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं कि आपको ये मेथड बताता है कि कितने रूट लेफ़्ट हाफ प्लेन पर हैं, कितने राइट हाफ प्लेन पर हैं, कितने आयोटा ओमेगा पर हैं। अगर तमाम के तमाम रूट लेफ़्ट हाफ प्लेन पर लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम आपका स्टेबल है। दिस मेथड इज़ कॉल्ड राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन फॉर स्टेबिलिटी। ये राउथ ने 1905 के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया था। मैक्सिमम रिसर्चर्स के अंदर किसी हायर डायमेंशन सिस्टम की स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए इसी राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन को यूज़ किया सकता है। तो ये रिसर्च से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है जी। तो इसमें हमें करना क्या होगा, इसकी कुछ स्टेप्स है, 2 स्टेप्स है इसके, बहुत सिंपल सा मेथड, यानी मेथड एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसको इंतहाई सिंपल अगर आपके लिए बताया गया है। द मेथड रिक्वायर्स 2 स्टेप, जनरेट अ डेटा टेबल कॉल्ड राउट टेबल। इनिशियली हमने एक राउट टेबल फॉर्म करनी पड़ती है, और सेकंड क्या होता है, इंटरप्रेट द राउट टेबल टू टेल हाउ मेनी रूट्स इन लेफ्ट हाफ प्लेन, द राइट हाफ प्लेन एंड आयोटा ओमेगा एक्सेस। तो इंटरप्रिटेशन में हम ये बताते हैं कि कितने रूट जो है उस हायर डायमेंशन सिस्टम के लेफ्ट हाफ प्लेन पर हैं, कितने राइट हाफ प्लेन पर है, और कितने आयोटा ओमेगा एक्सेस के ऊपर है। तो ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। बेनिफिट्स क्या है इसका, द पावर ऑफ द मेथड लाइज इन द डिज़ाइन रादर दैन द एनालिसिस। सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए काम नहीं होता बल्कि ये डिज़ाइन के लिए भी काम होता है। सपोज़ करो कि एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर एक अननोन पैरामीटर के इन्वॉल्व है, तो ये आपको उस के लिए एक स्पेसिफिक लिमिट भी डिफाइन करके देता है। ये आपको बताता है कि के की कौन सी पर्टिकुलर वैल्यूज ऐसे हो सकती हैं, कौन सी पर्टिकुलर रेंज हो सकती है जिस पर आपका सिस्टम स्टेबल होगा या आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा, राइट। तो ये बेसिकली सिस्टम को डिज़ाइन भी करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ यूनी पैरामीटर इन द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन, सो इट इज़, अब ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन की टर्म है बेसिकली कंट्रोल सिस्टम्स के लिए यूज़ होती है, आपके लिए कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको सिंपल एक फंक्शन सपोज कर सकते हैं। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमन वाई कैलकुलेटर द रेंज ऑफ दिस पैरामीटर टू फाइंड द स्टेबिलिटी, बट आर एच क्राइटेरियन कैन ईजिली वर्क विद द अननोन पैरामीटर्स। तो अननोन पैरामीटर्स अगर सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो तो ये राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और इनफैक्ट मैंने अपनी मैथमेटिकल एपिडेमोलॉजी की रिसर्च के अंदर भी इसी राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन को यूज़ किया था। तो इंशाल्लाह अपने किसी लेक्चर के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर मैं एक सिस्टम डेवलप करूँगा, एक सिस्टम को मॉडल करूँगा, फिर उस सिस्टम को राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन के थ्रू आपको उसकी स्टेबिलिटी निकाल कर दिखाऊंगा। तो ये मेरा एक प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा आपके लिए। चले जी, अब हम इस टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट एक एग्जांपल से हम लेकर चलते हैं। वो तो सबसे पहले हम इसमें इसमें हम सबसे पहला काम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको ये सिखाते हैं कि राउथ टेबल को कैसे जनरेट करते हैं। generating a route, a basic route table.
ये जो लोग डायनामिकल सिस्टम के अंदर रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, ये उन सब के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है। तो उनको उन सबको चाहिए कि वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। सपोज़ कीजिए कि एक हायर डायमेंशन सिस्टम है, यानी वो हायर डायमेंशन सिस्टम कुछ इस तरह का है। सपोज़ कीजिए कि वाई फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ पर है, और फिर सपोज़ कीजिए कि इसका कोफिशेंट है A4, और सपोज़ कीजिए कि इसका कोफिशेंट है A3। वाई जो है वो ट्रिपल डेरिवेटिव यहाँ पर है, सपोज़ A2। वाई डबल डेरिवेटिव, ये एक मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लस A1 वाई, और यानी सिंगल डेरिवेटिव, और फिर उसके बाद सपोज़ A0 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप नोट करें तो एक हायर डायमेंशन सिस्टम है, ठीक है। अभी आपके लिए लीनियर सिस्टम है, आप चाहें तो इसको नॉन लीनियर के लिए भी कर सकते हैं। फ़िलहाल आपके लिए भी लीनियर सिस्टम है। अच्छा जी, आपको याद है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे लिखी जाती थी? अगर आपको याद हो तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लिखते थे A4 S4। अब मैं यहाँ पर लेमडा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसको लेमडा भी लिख सकते हैं ज़रा डिफरेंट करने के लिए। A3 S3 A2 S स्क्वायर प्लस A1 S एन प्लस A0 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो बेसिकली ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हुआ करती थी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, एक हायर डायमेंशन सिस्टम है। तो अब ज़रा देखते हैं कि इसका इनिशियल लेआउट हमारे पास कैसा होगा राउट टेबल का। तो मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ सारी चीज़ों को, इसलिए बस आप ध्यान में रखिएगा सारी चीज़ों को। इनिशियल लेआउट फॉर राउट टेबल, तो हम इसका इनिशियल लेआउट बनाते हैं। हम एक एक चीज़ को यहाँ पर इस स्टेप के साथ स्टेप वाइज बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने ध्यान में रखना है सिर्फ, राइट। तो अब हम जो है वो अपना एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। सपोज़ करें कि अब हम एक टेबल बना लेते हैं, ये हम जो है इस तरह का टेबल, जो बेसिक राउट टेबल आपका बनता है, बस ये दो लाइनें आप यहाँ पर बना लें, और भी चाहे तो बना सकते हैं। अच्छा जी, अब ये राउट टेबल बनेगा कैसे, ज़रा इसको आपने फोकस करना है। इसमें करना ये होता है कि आपने अब यहाँ पर देखें S4 S3 S2 S, और तो आप सबसे पहले एक रॉ बना लें, उसमें लिखें आप S4 S3 S2 S1 एंड S0, ठीक है। फिर आपने करना ये होता है कि ये क्राइटेरियन है बेसिकली ना, तो हम इसकी अब उसकी प्रूफ में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे। तो S4 का जो कोफिशेंट है S4 का वो A4 है, तो यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर हमेशा आपने लिखना है A4, फिर एक आपने गैप करके लिखना है, यानी पहले आपने लिखना है A4, फिर इसको छोड़ दें, फिर आप लिखें यहाँ पर इसका कोफिशेंट A2, फिर इसका कोफिशेंट आपके पास क्या हो जाएगा A0। यानी हर प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट टू रॉस जो हैं वो आपको नोन होती हैं। अच्छा, S3 के अंदर क्या लिख रहे हैं? S3 के अंदर आप S3 से चलेंगे, S3 के अंदर जो है वो आप S3 इसके कोफिशेंट को लिखिए, यहाँ पर लिखिए A3, और फिर इसी तरीक़े से एक वैल्यू को छोड़ दें A1 एंड 0, ठीक है जी। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी एक इस तरह की लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो जो आपके पास कॉलम्स होते हैं ये नोन होते हैं आपके पास, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं स्क्रीन को। नेक्स्ट में अब आपने क्या करना होगा, अब आपने राउट टेबल करना, ये बेसिकली इनिशियल लेआउट है, अभी राउट टेबल आपका नहीं बना है, तो अब आपने इसका इनिशियल राउट टेबल बनाना है। तो राउट टेबल अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। मैं एक और टेबल फॉर्म करता हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि राउट टेबल क्या है। अब मैं आपको यहाँ पर इतनी डिटेल बता रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो अब ये मैं एक बड़ा सा टेबल बना लेता हूँ, ज़रा स्पेस ज़्यादा लेता हूँ उसमें। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कर मेरा राउट टेबल बन रहा है। ये भी मैं आपके लिए कॉलम और रॉ वाइज कर लेता हूँ उसको, ताकि सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएं। ऐसे एक और कॉलम बना लें यहाँ पर, राइट। तो अब आप देखिए कि राउट टेबल कैसे बनेगा, उसको देखिएगा। ये था आपके पास S4, इसी तरीक़े से यहाँ पर आ जाएगा S3, इसी तरीक़े से यहाँ पर आ जाएगा आपके पास S2 एंड देन S1 एंड देन S0। थोड़ा सा स्पेस देकर मैं लिख रहा हूँ। ये आपके पास कोफिशेंट हो जाएगा A4 एंड देन A2 एंड देन A0, और मैं यहाँ पर स्पेस दे लेता हूँ, इससे ये कि काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। A2 एंड A0, और यही तीन आपके पास वैल्यूज़ मौजूद थी। और इसी तरीके से यहाँ पर लिखना होगा आपने A3 एंड देन A1 एंड देन 0, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो अहम बात यह है कि ये तो आपका बेसिक टेबल आपका इस तरह मौजूद था। अब यहाँ पर ये जो S2 की वैल्यू है, देखें ये कैसे निकलेगी, इसको समझना है आपने थोड़ा। यहाँ पर
देखें इसके लिए फार्मूला होता है आपके पास, इसका फार्मूला, पहले आपने एक डिवीजन की साइन बना ली और यहाँ पर लिखा आपने एक डिटर्मिनेंट बनाया। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे लिखना होगा, पहले फर्स्ट इन टू वैल्यूज़ को लिखना होगा, इन दोनों के साथ पेयर बनाना होगा इसका, यानी आपने पेयर लिखना होगा A4 एंड A3 एंड देन A2 एंड देन A1, राइट। और बल्कि यहाँ पर भी स्पेस थोड़ी सी कम हो रही है, मैं इसको और ज़रा अच्छा बना देता हूँ ताकि इन केस के, जी ज़रा दोबारा लिखते हैं इसको। जी अब आप मुझे ये भी बताएं कि कैसे लिख रहे हैं हम इसको। एक आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना दिया, राइट, ऐसे आपने डिटर्मिनेंट जनरेट किया। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट कॉलम में रखना होगा आपने। ये आपके पास आ जाएगा A4 एंड देन A3, और इसी तरीके से ये वैल्यू बन जाएगी A2 एंड A1, और इसको आपने हमेशा इस कॉलम से यानी A3 से डिवाइड करना होगा। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया A3 के साथ। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं, अभी आसान हो जाएगा। फार्मूले के अंदर एक माइनस भी एग्जिस्ट करता है, और सपोज़ करें कि इसका जो आंसर निकल रहा है उसको आप B1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। एक लाइन भी यहाँ पर हम बना लेते हैं ताकि ये की सारी चीज़ें आपके लिए, लाइन नहीं भी बनाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम यहाँ पर एक लाइन फॉर्म कर ही लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा हमारे पास कि ज़रा चीज़ें हमारे लिए सॉर्टेड हो जाएंगी। लेकिन जब आप थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी लाइनें बनाएं, ठीक है जी। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब आप मुझे ये बताएं कि जो सेकंड है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है, यानी सेकंड कॉलम के अंदर जो वैल्यू आनी है, थर्ड रॉ या सेकंड कॉलम के अंदर जो वैल्यू आनी है ये क्या होगी। तो भाई ये वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगी। यहाँ पर आपने एक डिटर्मिनेंट की साइन यानी डिवीजन बनाया, ये डिटर्मिनेंट लिखा। अब पहले आपने क्या किया था, इन दोनों वैल्यूज़ का इन दोनों के साथ पेयर किया था। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ का यानी फर्स्ट टू जो कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं इनका इन दोनों के साथ पेयर करें। तो ये बेसिकली एक तरह का फार्मूला है आपके पास, दिस इज़ A4 A3 A0 एंड 0 माइनस फार्मूले का लगा दें। अब अगेन आपने डिवाइड इसको A3 के साथ ही करना है, यानी याद रखें कि जो फर्स्ट कॉलम है यही हमारा मेन है। अभी आपको पता लगेगा क्यों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ जाएगा आपके पास A3, और सपोज़ कर लें कि इसको मैंने B2 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से थर्ड वैसे 0 के इक्वल हो जाएगा, हम चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, मैं इसको और आगे कर लेता हूँ, लिख सकते हैं, लेकिन चलें मैं इसको जो है वो यूँ लिख लेता हूँ। A0 आपको बताता हूँ कि ये 0 कैसे होगा। पहले तो काम ये करते हैं कि हम इसकी एक और लाइन फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पर एक और लाइन बना लेते हैं ताकि एक दफ़ा में ये फार्मूला ज़रा समझ में आ जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट आपके पास जो है वो वैल्यू, यानी ये वैल्यू कैसे निकलेगी। तो अगेन आप इसको करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऐसे कर कर। अब अगेन आपने जो है वो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ का इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आपने डिटर्मिनेंट लेना होगा। अब वो क्या बनेगा आपके पास, जी जनाब, क्या बनेगा इसका A4 एंड A3, A4 लिखा है मैंने, A4 A3। तो इसका मतलब ये कि जो पहला आपने ज़रा गौर से देखिएगा, जो फर्स्ट में आपने लिखा है वो इन दोनों के साथ लिखा है, ठीक है जी। सेकंड में जो आपने लिखा है वो एक्चुअली इन दोनों को यूज़ कर चुके हैं आप। अब थर्ड में तो ऑफ कोर्स आपके पास अब कोई कॉलम है नहीं, तो अब आप जब जाओगे कोई कॉलम नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, और A3 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली इन केस यहाँ पर 0 लगा दिया करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे पास ये आपके पास जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया। इसको भी मैं यहाँ पर ऐसे इसको मैं ड्रॉ बना लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ठीक है जी। ये बन गया मेरे पास। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि अब इस फार्मूले में फ़र्दर क्या चेंजेस आने वाली हैं। ये मैं S0 को फ़िलहाल यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ, जैसे ही स्पेस के अकॉर्डिंगली मैं इसको बनाऊँगा। फिर मैं इसको दूसरे पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझना आसान हो जाए। जी जनाब, अब S1 कैसे निकलेंगे। अगेन S1 निकालने का क्या तरीका होगा, एक आपने डिटर्मिनेंट बनानी है, ऐसे ही डिटर्मिनेंट बन गई आपके पास। अब पहले आपने क्या किया था, इन दोनों के साथ आपने बाकियों के पेयर्स बनाकर यहाँ पर लिखा था। अब इसी तरीके से आप फर्स्ट रॉ को छोड़ दें, आप सेकंड और थर्ड पे आ जाए। तो यानी A3 और B1 के साथ वही काम करना है जो आपने पहले किया था। एक तो माइनस की साइन लगेगी, देन A3 B1, और फिर उसका पेयर किसके साथ बनाएंगे आप, ऑफ कोर्स इसका पेयर बनेगा A1 B2 के साथ। तो ये बन जाएगा A1 B2 के साथ पेयर बन जाएगा। और उसको डिवाइड किससे करना होता है, मैंने आपको बताया था, पहले हम डिवाइड कर रहे थे A3 के साथ, ये फर्स्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम B1 के साथ विच इज़ इक्वल टू C1, राइट। अब इसी तरीके से अब आप बताएं कि ये नेक्स्ट क्या होगा। जी जनाब, नेक्स्ट क्या होगा, एक तो माइनस होगा, एक डिटर्मिनेंट लिखना होगा। अगेन ये जो A3 और B1 तो एज इट इज़ रहेंगे। अब नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू है वो 0 और 0, ये तो 0 0। तो आप नोट करें कि एक एक वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता 0 भी होती जाती है, 0 एंड 0।
और ये आ जाएगा, आप डिवाइड करेंगे b1 और मान लें कि ये वैल्यू, वैसे तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है और आगे आने वाली वैल्यू भी सारी 0 के इक्वल हो जाएगी। अब मैं इसको फार्मूले के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, तो ये भी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपने इसको एक और रॉ में बंद कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने रॉ बना ली। तो उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला समझ आ रहा होगा कि मैं इस फार्मूले को लिख कैसे रहा हूँ। जो सबसे अहम बात यह है कि फार्मूला आपको ये लिखना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये सारी चीज़ें डायरेक्ट मौजूद होती हैं, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेप में मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब बताएं एस नॉट कैसे निकाला जाएगा। अब एस नॉट के लिए मैं सपोज़ करें कि इसको वाइट कलर में कर लेता हूँ जी। अब तो आसान हो गया आपके लिए एस नॉट लिखना। जी जनाब, कैसे लिखेंगे एस नॉट? पहले इन दोनों को अब लिखना होगा आपने, क्योंकि फर्स्ट आपने इनको यूज़ किया था, फिर इनको यूज़ किया था, अब B1 और C1 को आप यूज़ करने वाले हैं। तो मैं ज़रा जल्दी से लिख देता हूँ। जी जनाब, कैसे लिखेंगे? B1 C1, फिर उसके बाद B0 एंड देन 0, और यहाँ पर आ जाएगा C1। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो उसको कोई नाम दे दें, वैसे भी सारी ये अब तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगी आपके पास वो क्या होगी? माइनस। इसी तरीके से B1 C1, अब आगे वाली वैल्यू तो सब ज़ीरो है तो 0 0 हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा C1 विच इज़ इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स अब 0, इस तरीके से ये डायगनली 0 भी होता जाता है। ठीक है जी। तो ये आपको राउट टेबल कंप्यूट करना आ गया है, तो इस तरह राउट टेबल कंप्यूट किया जाता है। बात क्लियर हो गई है? चलिए जी, अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल पर चलते हैं ताकि आपको ये बातें और अच्छी समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 कहते हैं मेक अ राउट टेबल। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, लेकिन चूँकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान कर मैं समझा रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। मेक अ राउट टेबल फॉर द सिस्टम। एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। सपोज़ एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, एक 3 डायमेंशन सिस्टम है बेसिकली एस, दिस इज़ 10 और यहाँ पर है 30 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो पहला काम क्या करना है, हमने इसका राउट टेबल फॉर्म करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। तो चलिए जी, राउट टेबल फॉर्म करते हैं। तो बेसिक राउट टेबल तो हम चूँकि अब हमने सीख ही लिया है, तो अब हम चलते हैं थोड़े से डायरेक्ट चलते हैं कि हम कैसे राउट टेबल का बना सकते हैं। एक अपना एक पहले एक कॉलम बना लेते हैं। ऐसे कर हमने एक कॉलम बना लिया इसमें। ठीक है जी। अब इस कॉलम को बनाने के बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है आपने जो भी आपके पास S3 है, सपोज़ S2 है, फिर S है, और फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो S0 है। ठीक है जी। अब S3 के साथ यहाँ पर S3 यानी इसके कोफिशिएंट लिखने होते हैं, लेकिन गैप कर पहला 1 हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा वो 31 हो जाएगा, और थर्ड जो हो जाएगा वो कुछ भी नहीं है तो 0 कर लें। अब यहाँ पर आपने एस स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं, तो एस स्क्वायर के जो कोफिशिएंट बन जाएंगे वो बन जाएंगे 10, और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 10 30, और यहाँ तो कोई भी नहीं है तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, चाहे तो लिख लें। अच्छा जी, इसके अंदर एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूँ, वो ये कि अगर आप चाहें कि इन वैल्यूज़ को कैंसिल करना, तो ये देखें कैंसिल भी हो रही हैं, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, किससे? ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो इससे वैल्यूज़ थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। ये 103 बन गया। तो अगर आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी इन केस अगर ये कैंसिल हो रहा होगा तो आपने इसको कैंसिल भी साथ साथ करना है। ठीक है जी। तो ये 2 कॉलम तो बाय डिफ़ॉल्ट थे, ये बन गए। अब हमें S1 कंप्यूट करना है, तो चलें जी देखते हैं कि अब आपको कितना याद है S1 कैसे कंप्यूट करना होता है। एक डिटर्मिनेंट लिखना होता है, यहाँ पर क्या लिखना होता है 1 1 और 31 और 103 लिखना होगा आपने। 1 1 इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है, 31 और 103 ये डिटर्मिनेंट आपने कंप्लीट की, एक माइनस की साइन बाहर लगाई, और यहाँ पर ये जो सेकंड वाला नंबर होता है इससे आपने डिवाइड करना होता है। बाद में ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, लेकिन चूँकि अभी हम स्टेप वाइज सीख रहे हैं तो इसलिए ये बन गया माइनस का 72 नंबर आ गया ये। इसी तरीक़े से जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या बनेगी आपके पास? जी जनाब, माइनस के साइन के साथ क्या होगा? अब यहाँ पर 1 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 1 1, और नेक्स्ट वैल्यू एक्चुअली 0 0 हो जाएगी आपके पास। ये तो 1 करा तो ये तो वैल्यू आपके पास 0 आ गई। जब एक दफ़ा वैल्यू 0 निकला है तो आगे वाली वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 के इक्वल होती है, आप चाहे लिखें या नहीं लिखें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर अब नोट करें तो यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ आपके पास जो हैं वो, सपोज़ जैसे मैंने वहाँ पर B1 सपोज़ किया था, वो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट चलें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चलें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब बताएं कि S0 क्या होगा आपके पास? S0 कैसे निकालेंगे? तो S0 लिखने का क्या तरीका होगा आपके पास? अब आपने जो है वो 1 और माइनस के 72 को लिखना होगा, एक माइनस बाहर चला जाएगा, और उसका आपने पेयर लिखना होगा किसके साथ? 103 एंड 0 के साथ,
और इसको -72 से आपने डिवाइड करवाना होगा, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई करने पर इसका आंसर बन गया 103। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद इसका जो आंसर बना है वो 103 बन गया। आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसका इसके यानी अब आपने इसका इसके साथ और इसका इसके साथ पेयर बनाकर लिख लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया और डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। ये -72 था, इसलिए -72 था, आप डिवाइड किया तो ये इसके साथ कैंसिल भी हो गया। तो इसका आंसर बन गया 103, राइट। अब आपने क्या करना है कि ये वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो आप जो है उसको ज़ीरो कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो ही हो रही है। नज़र भी आ रहा है हमें 1 - 72, नेक्स्ट वैल्यू ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है और इधर भी ज़ीरो है, और -72 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़ीरो होगा, तो सब ज़ीरो हो जाएगा। तो आगे वाली वैल्यू को आपने लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत बाकी नहीं है। देखें ये भी एक्चुअली ज़ीरो ही है, तो बाकी सारे भी ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका राउट टेबल बन गया। और इसको मैं ज़रा शॉर्ट कर अभी आपके लिए बना दूँ ये राउट टेबल, तो ज़्यादा आपको सूटेबल लगेगा ये। सपोज़ ये राउट टेबल हम जो है वो थोड़ा सा और अच्छा और ज़रा शॉर्ट कर लिख लेते हैं, ऐसे बॉक्सेस में बना लेते हैं, क्योंकि ये इतनी कैलकुलेशन जो है चूँकि मैं भी आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए हैं, तो आप बाद में जब जो है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो आप चाहेंगे तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ निकाल कर शॉर्ट करके लिख देंगे। ज़रा जल्दी से हम यहाँ पर बना लेते हैं इसकी टेबल को, 1 2 एंड देन 3, इसी तरीक़े से 1 2, ये मैंने इसको बना लिया है। अब मैं इसको फ़िल कर लेता हूँ। जी जनाब, कैसे फ़िल होगा ये वही चीज़ है, बिल्कुल मैंने लिखा है। ये S3 हो जाएगा, इधर S2 आ जाएगा, यहाँ पर S1 हो जाएगा, ये S0 हो जाएगा। इसी तरीक़े से ये 1, यहाँ पर 31, और फिर ये ज़ीरो था, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये बन गया था 103 एंड देन ज़ीरो, फिर यहाँ पर हो गया था -72 ज़ीरो ज़ीरो, इसी तरीक़े से 103 0 0। तो ये देखिए कितना अच्छा समराइज़ फॉर्म में हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। तो अगर हम चाहें तो इसमें एक बात आपकी नोट करने वाली है, अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर आप चाहें तो किसी भी रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और किसी के साथ आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जहाँ पर ये ठीक है जी। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली आपका राउट टेबल बन गया। अब हम चलते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ, जो है हमारा बी पार्ट। देखें फर्स्ट में मैंने इसकी ज़रा कंस्ट्रक्शन आपको बता दी कि राउट टेबल बेसिकली बनता कैसे है। देखें यहाँ पर जनरेट कैसे होता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि इस जो राउट टेबल आपका बन गया है बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है या इसको एनालिसिस कैसे करते हैं। तो अब हमारा इसका जो बी पार्ट है वो हम यूँ समझ लें, हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं। interpreting the basic route table। मैंने अपनी बहुत सारी पेपर्स, बहुत सारी रिसर्च के अंदर इसको यूज़ किया है, और मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि आप रिसर्च पेपर्स को कैसे लिख सकते हैं, तो आप भी जो है उसका बड़ा यूज़फुल इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। तो अब हमें ये पता लग गया कि हमारा राउट टेबल कैसे जनरेट होता है। आई थिंक ये बात अपनी क्लियर हो गई है। अब इसको एनालिसिस कैसे करना है, तो मैं बहुत शॉर्ट करके इसका एनालिसिस लिख रहा हूँ। वो इस तरह इंटरप्रिटेशन करनी है। एक बात याद रखिएगा आप, द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल that are in the right half plane is equal to the number of sign changes in फर्स्ट कॉलम। तो ये बात है, ये है बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशन जो मैंने बहुत से सॉल्व करके लिख दी। तो और इसका जो कंक्लूजन ये निकलेगा, thus a system is stable if there are no sign changes in
फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल। तो ज़रा इसको सीखते हैं। इंटरप्रिटेशन में बस एक ही बात आपने देखनी है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दैट आर इन द राइट हाफ प्लेन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ साइन चेंजेस फर्स्ट कॉलम। ये जो फर्स्ट कॉलम में जितनी साइन चेंज होगी, यानी फॉर एग्जांपल ये जो आपकी इसी प्रॉब्लम को अगर आप देखें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें साइन चेंज कहाँ कहाँ पर हो रही है, साइन चेंज कहाँ पर अकर हो रही है, तो पहले तो मैं ये करता हूँ कि इसको एक्चुअली कट कर लेता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके साथ मज़ीद क्या कर सकते हैं। तो सपोज़ करें कि ये मैं इसको कट कर लेता हूँ ऐसे, ये मैं आपकी आसानी के लिए इसको कट कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पर इसको प्लेस करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसका पर्पस क्या था और इसमें इससे हम इसी प्रॉब्लम को हमने लेकर चलें तो क्या समझें इससे हम। ठीक है जी, इसको यहाँ रख लेते हैं। तो आपसे ये कहते हैं जी, ज़रा पीछे बैक पे चलते हैं, ये देखिए ज़रा। तो इसमें कहने का मतलब इनका ये है कि वो कहते हैं द नंबर ऑफ रूट इन दी पॉलिनोमियल आर इन राइट हाफ प्लेन नॉट लेफ्ट हाफ प्लेन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम। ये जो देखें फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम के अंदर जितनी साइन चेंज होगी, ठीक है, जो साइन चेंज है उतने ही रूट आपके राइट हाफ प्लेन पर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। और लेकिन एक बात याद रखिए, द सिस्टम इज स्टेबल इफ़ देयर इज़ नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम। अगर कोई साइन चेंज नहीं होगा फर्स्ट कॉलम के अंदर, यानी तमाम के तमाम या तो पॉजिटिव हो या यहाँ पर तमाम के तमाम नेगेटिव हो, तो अगर फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई साइन चेंज नहीं है तो उसका मतलब है कि कोई भी रूट राइट हाफ प्लेन पर नहीं है, बल्कि सारे रूट लेफ्ट हाफ प्लेन पर हैं। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन आपको ये बताती है कि नंबर ऑफ साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रूट लाइज इन राइट हाफ प्लेन। उतने ही रूट राइट हाफ प्लेन पर होते हैं। ठीक है, तो अगर एक भी रूट आपका राइट हाफ प्लेन पर होगा तो इसका मतलब है आपका सिस्टम अनस्टेबल है, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपका जो सिस्टम है वो अगर लेफ़्ट हाफ प्लेन पर होते हैं तमाम रूट तो वो सिस्टम आपका स्टेबल होता है। अब ज़रा यहाँ पर मुझे इसी एग्जांपल में आप मुझे बताएं कि इस एग्जांपल में क्या हो रहा है। देखें, एक साइन चेंज हो रहा है आपका एस कहाँ से कहाँ तक, S2 से S1 पे, वो यानी 1 से वो -72 हो गया। और जो दूसरा साइन चेंज हो रहा है वो वहाँ पर S1 से S0 तक, यानी 2 साइन चेंज हो गए। तो अगर आप इसी को देखें तो यहाँ पर ये दो बातें आपको पता लगी कि यहाँ पर क्या हुआ, यानी हाँ, जो पहला नंबर है आपका 1 जो था आपके पास इन कहाँ पर, इन S2 में जो 1 था, इन S2 रॉ 2 क्या बन गया, -72 बन गया इन S1 रॉ। ठीक है जी, तो पहला साइन चेंज तो आपको यहाँ पर मिला, राइट, यानी 1 जो था वो, फिर वो क्या हुआ कि वो जो -72 था, -72 कहाँ पर था, ये -72 जो है वो आपके पास S1 में है, राइट, ये S1 रॉ S1 रॉ में, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपका 103। कौन सी रॉ के अंदर, S0। ये बार बार आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए। तो अगर आपसे पूछूं कि बताएं कि साइन चेंज कितने हैं, हाँ जी, कितने साइन चेंज है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 साइन चेंज। ठीक है, और इन कहाँ पर है, इन फर्स्ट कॉलम, तो 2 साइन चेंज मिलते हैं फर्स्ट कॉलम में। तो अब आप ये बताएं कि नंबर ऑफ़ ये किसके बराबर होगा। आपको बताया था कि जितने साइन चेंज मिलते हैं फर्स्ट कॉलम के, तो उतने ही आपके पास रूट होते हैं राइट हाफ प्लेन पर। देन नंबर ऑफ रूट्स इन राइट, ये राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हाफ प्लेन लिखा हुआ है, राइट हाफ प्लेन कितने हो जाएंगे, इस 2। तो नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे राइट हाफ प्लेन पर, 2 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो क्या ये बात समझ आ गई। 2 साइन चेंज मिलते हैं तो नंबर ऑफ रूट राइट हाफ प्लेन। तो जब 2 रूट जो है वो राइट हाफ प्लेन पर हैं तो इसका मतलब है कि ये कितनी ऑर्डर की इक्वेशन है, 3rd ऑर्डर, यानी क्यूबिक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके टोटल 3 रूट्स होंगे, जिनमें से 2 रूट जो हैं वो राइट हाफ प्लेन पर हैं। जबकि आपको ये बात हमने फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग में सीखी थी कि अगर तमाम के तमाम रूट लेफ्ट हाफ प्लेन पर लाई करें तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। चूँकि इसके अंदर साइन चेंज मिलती है तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो, यानी क्योंकि रूट जो है वो आपके राइट हाफ प्लेन पर भी हैं, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम आपका अनस्टेबल है। तो याद रखना है कि ये जो सिस्टम था आपका, ये सिस्टम आपका अनस्टेबल है। देखें, एक हायर डायमेंशन सिस्टम को जो है वो स्केच नहीं किया जा सकता, उसका फेस पोर्ट्रेट नहीं बनाया जा सकता,
इस बात को आपने अपने जहन में रखना है, तो हम उसको डायरेक्टली एनालिसिस कर सकते हैं। इन फ्यूचर मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ लेकर चलूँगा, जिसमें हम एक मैथमेटिकल एपिडेमोलॉजी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को, एक रिसर्च पेपर को सॉल्व करेंगे, और उसमें हम राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया निकाल कर देखेंगे कि वो सिस्टम हमारा कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं। ऑफ़ कोर्स ये वीडियो लेक्चर तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ऑफ़ कोर्स ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आ जाएगा, तो आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम आपके पास गिवन है। सपोज़ कीजिए कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ s, दिस इज़ 3s7। देखिए एक 7th ऑर्डर इक्वेशन है, -9s6 प्लस 6s5 प्लस 4s। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो इंजीनियर जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर भी पढ़ते हैं। इनफैक्ट मैंने इस टॉपिक को कंट्रोल सिस्टम से ही प्रिपेयर किया है। नॉर्मन एनीस की जो बुक है उसके अंदर से मैंने इसको प्रिपेयर किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बुक से ली हैं। तो ये बेसिकली एक 7th ऑर्डर इक्वेशन है। आपसे कहते हैं मेक अ राउट टेबल एंड टेल हाउ मेनी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर इन राइट हाफ प्लेन। आपने बताना है कि एक तो काम क्या करना है, आपने इसका राउट टेबल बनाना है, राउट टेबल फॉर्म करना है। ठीक है जी। दूसरा काम आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि नंबर ऑफ़ रूट्स बताने हैं, नंबर ऑफ़ रूट्स जो लाई करते हैं कहाँ पर, इन राइट हाफ प्लेन पर लाई करते हैं। ये बात आपने इस प्रॉब्लम के अंदर बतानी है। तो चले हम ज़रा प्रॉब्लम को शुरू करते हैं, और अब मैं थोड़ा स्पीड से काम करूँगा इसको। तो पहला काम तो ये करते हैं कि हम इससे एक राउट टेबल फॉर्म कर लेते हैं। जी जनाब, तो राउट टेबल क्या बनेगा, कैसे लिखने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं S7, फिर आप लिखेंगे S6, फिर लिखेंगे S5, S4, S3, S2, S1, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास S0। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने इनके कोफिशिएंट्स को लिखना होता है। वो कैसे लिखना होता है, पहले तो आप 3 लिखेंगे और फिर एक गैप देकर लिख रहे होते हैं इसको। ठीक है जी। तो पहला नंबर तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 3, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 9 को आप छोड़ दीजिएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा 6, फिर तीसरा छोड़ दीजिएगा, फिर आपके पास 4 छोड़ दीजिएगा, फिर क्या आ जाएगा 7, तो ब्रेक करके लिखना होता है 7। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद अगर कोई नहीं है तो चाहे तो 0 लिखें या तो नहीं लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और S6 क्या बनेगा आपका, ऑफ कोर्स जो छोड़ा है आपने वो वैल्यूज़ लिख लें, 9, 4, 8 एंड देन 6। यहाँ पर और कोई नंबर नहीं है तो मैंने अपनी आसानी के लिए 0 लिख लिया, लेकिन नहीं लिखे तो अच्छा है, ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर कुछ से लिखने की। ठीक है जी। तो ये दो जो आपके पास कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये एक तो ये 2 रोज़, और ये जो फर्स्ट कॉलम है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये तो प्रॉब्लम से आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी वैल्यूज़ के लिए एक्चुअली आपने उसी क्राइटेरियन को यूज़ करना है जो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी। अब उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए मैं आपको यहीं बताता हूँ, ज़रा नोट कीजिए वहाँ पर क्या करते हैं। हम करते हैं ये कि इसके साथ जो है वो पेयर बनाते हैं। ठीक है जी। इसके साथ पेयर बनाते हैं, और फिर इसके साथ भी पेयर बनाते हैं, और हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मैं ज़रा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि वो हम क्या रहे हैं, ताकि हम डायरेक्ट कर सकें। यानी हम कर ये रहे हैं कि 3 और 9 लिखते हैं, फिर 6 और 4 करते हैं, और यहाँ माइनस की साइन बाहर लगाते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, पहले तो डिटर्मिनेंट लेंगे, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी ये बन जाएगा आपके पास माइनस टाइम 12, और 6 9 ज़ा 54, 6 9 ज़ा 54 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर इस माइनस के साइन को हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, जब माइनस के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 54 माइनस 12। ठीक है। तो ये 54 माइनस 12 कैसे आएगा, जो बेसिक डिटर्मिनेंट लिया जाता है उसमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ। ठीक है जी। तो अगर आप इस माइनस को भी साथ साथ यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं तो अब आपने क्या करना होगा, जी बताएंगे, अब आपने क्या करना होगा। ऑफ कोर्स अगर आपने इस माइनस को भी साथ साथ यूटिलाइज़ करना है तो आपने क्या करना है, पहला काम ये करना है कि इस नॉन लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले करना होगा और फिर इसको बाद में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये माइनस यूटिलाइज़ हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले हम नॉन लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस टाइम लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे इसका काम ख़त्म। और फिर कैलकुलेटर में हमने डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट कॉलम के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे डिवाइड भी करते जाना है। तो जो फर्स्ट कॉलम का कोफिशिएंट है जो भी है उसको आपने ऐसे कर, फॉर एग्जांपल 9 है तो यहाँ पर डिवाइड भी करते जाना है।
ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसको अभी रब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में इसको रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखें ये इसके साथ है, पहले इसका इसके साथ पेयर बन रहा है, तो मैं इसको इस तरह मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाहर एक माइनस की साइन है। मैं 6 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसको डिवाइड कर दूँगा 9 के साथ। तो जब कैलकुलेटर में इसको परफॉर्म करते हैं तो इसका आंसर बनता है 4.7। ये आप खुद का परफॉर्म करके देखिएगा। इसी तरीके से फिर इसका इसके साथ पेयर लिखना होता है। तो अब आप पहले 3 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, लेंदी हो जाएगा। तो आपने क्या करने वाले हैं, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई फिर एंड देन माइनस टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय 8 और उसको डिवाइड कर दें 9 से। तो जब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4.4। सिमिलरली फिर इन दोनों वैल्यूज़ के साथ करना होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 9। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स 18 माइनस 18 बन जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। और आगे वाली वैल्यू चूँकि है नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट तो ये काम कैलकुलेटर से आपने डायरेक्टली ही करना है। नेक्स्ट क्या करना होता है, फिर आपने इन दोनों का इसके साथ पेयर लिखना होता है। अब आप अगेन इनको लीडिंग को नहीं, नॉन लीडिंग को पहले मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 4/7 माइनस टाइम 9 मल्टीप्लाई बाय 4.4 एंड देन डिवाइडेड बाय 4.7। तो जब आप इसको इस तरह परफॉर्म करते हैं तो ये आंसर बनता है -4.4। मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है, आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। अगेन फिर इन दोनों वैल्यूज़ के साथ पेयर बनाना होता है। तो 8 को मल्टीप्लाई कर दें 4.7 के साथ एंड माइनस टाइम 9 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड देन डिवाइडेड बाय 4.7। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका आंसर बनता है 8। तो आप क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से फिर इन वैल्यू के साथ फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन दिस, तो ये बन जाएगा आपके पास 0 अगेन। नहीं सॉरी, ये इसको ले रहे थे ना, तो ये पहले इन दोनों को लेकर इसे लिखना होता है, फिर इन दोनों को लेकर आपने इसे लिखा। अब इन दोनों को लेकर आपने ये जो मिसिंग वैल्यू है वो एक्चुअली 0 ही होती है। तो क्या करना होता है, आपने पहले आपने नॉन लीडिंग को करना होता है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.7 के साथ, फिर माइनस टाइम 9 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हो जाएगा 0 और उसको 4.7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 4.7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा एंड बाकी वैल्यू सारी 0 आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से S3 के लिए चलते हैं। अब S3 के लिए आप चलेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ देखना है। तो 4.4 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग माइनस का 4.4 एंड माइनस टाइम 4.7 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड डिवाइडेड बाय -4.4। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 12.9। इसी तरीके से ये वैल्यू बन गई 6.4 और बाकी सारी वैल्यू 0 हो गई हैं। इसी तरीके से ये वैल्यू बन गई 10.1, इसी तरीके से 6। तो कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली परफॉर्म करके देखिएगा और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है। ये 0 एंड देन 0 एंड 0, चाहे तो 0 लिख दें, चाहे तो डैश लिख दें। अब आखिरी वैल्यू है फॉर एग्जांपल S0, वो कैसे निकलेगी। ऑफ कोर्स इसको आपने चूज़ करना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस टाइम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना आपने माइनस के 1.3 के साथ। तो जब सब कुछ कैलकुलेटर से मैंने डायरेक्टली परफॉर्म किया तो ये 0 हो गया और ये 6 हो गया और ये 0 ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि जब ये लेक्चर पब्लिश हो आपके लिए तो आप इससे कुछ कन्फ्यूजन हो रहे हो आपको। तो इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं ताकि यहाँ पर हमें एनालिसिस की जगह बन जाएगी जरा। तो अब एनालिसिस की तरफ चलते हैं और एनालिसिस को भी इसी पेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। यहीं पर मैं इसका एनालिसिस परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अब आपने एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ साइन चेंज को देखना होता है। तो ज़रा मुझे ये बताइए कि साइन चेंज कहाँ पर है। देखें, एक साइन चेंज यहाँ पर है, फिर एक साइन चेंज यहाँ पर मिलती है, फिर एक साइन चेंज यहाँ पर है, फिर एक साइन चेंज यहाँ। यानी जो फर्स्ट साइन चेंज है वो S5 से S4 है। चाहे तो उसको लिख लें, मैं इतना डिटेल से आपको बता रहा हूँ। ये आ जाएगा फर्स्ट साइन चेंज। ये फर्स्ट साइन चेंज क्या हो रहा है आपका, पहला ये हो रहा है कि आपका ये 4.7 जो था कि कहाँ पर था, मैं बल्कि इसको इतना मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस आपको ये बताता हूँ। S4 से जो फर्स्ट साइन चेंज है वो S4 से S5 के दरमियान है। देख रहे हैं इन वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है। तो ये जो है वो S5 टू S4 है, राइट। अच्छा जी, जो सेकंड साइन चेंज क्या है वो ऑफ कोर्स उसके ऑपोजिट उसके बाद होगा। नेक्स्ट साइन चेंज, सेकंड साइन चेंज कौन सा होगा, वो ऑफ कोर्स आपका S4 से S3 के दरमियान होगा। ये S4 टू S3। इसके बाद आप ये बताएं कि थर्ड साइन चेंज कहाँ पर हो रहा है। फिर आपका S2 से S1 के दरमियान हो रहा है। देखें ये वैल्यू साइन चेंज हो रही है। ये हो रहा है आपका जो थर्ड साइन चेंज मिलता है आपको, वो कहाँ से कहाँ तक मिलता है आपको, S2 से S1 मिलता है।
इसी तरीके से जो फोर्थ साइन चेंज मिलता है वो ऑफ कोर्स आपको जो फोर्थ साइन चेंज आपको मिलता है वो कहाँ से कहाँ तक मिलता है, S1 से लेकर S0 तक आपको मिलता है। ठीक है जी, तो ये 4 साइन चेंज आपको मिलते हैं। तो अब आप बताएं कि इसका एनालिसिस में आपसे क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, ये कितने हैं आपके पास, फर्स्ट कॉलम में कितने साइन चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गए। तो इसका मतलब ये है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ रूट्स इन लेफ्ट सॉरी इन राइट हाफ प्लेन, इन राइट हाफ प्लेन। तो जितने साइन आपको चेंज मिलता है उतने ही आपके पास राइट हाफ प्लेन पर होता है। तो आपके जो 4 रूट हैं, जी जनाब, तो आपके जो 4th रूट हैं, 4 रूट जो हैं वो 4 रूट जो हैं वो आपके रूट्स वो कहाँ पर होंगे, आपके राइट हाफ प्लेन पर, राइट हाफ प्लेन। अब ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, 7th ऑर्डर की इक्वेशन है, तो इसके रिमेनिंग 3 रूट्स कहाँ पर होंगे, ऑफ कोर्स वो कहाँ पर होंगे, लेफ़्ट हाफ प्लेन पर। तो भाई सारे के सारे रूट तो चूँकि लेफ़्ट हाफ प्लेन पर नहीं है, इसमें से कुछ रूट हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, तो ये सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो देख रहे हैं आप कितनी पावरफुल टेक्निक है जो आपको बताती है कि सिस्टम आपका कब स्टेबल है और सिस्टम आपका कब अनस्टेबल है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, तो इसको जो है वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर जो पॉइंट समझाए गए हैं, जैसे बेसिक राउट टेबल फॉर्म करना आपको बताया गया है और उसकी इंटरप्रिटेशन बताई गई है और कुछ एग्जांपल को मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, वो आपके समझ आ गई होगी। तो ये बेसिकली राउथ हर्बर्ट्स क्राइटेरियन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम जो है वो इसके एक स्पेशल केस की तरफ चलेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा व्यू करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने इसके फर्स्ट पार्ट को आप एंड करते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो है वो जिसके जितने इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी अलाइन एक ही साथ जो है वो अगर आप उसको देखेंगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। आप ज़रूर मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करें, इसको शेयर करें। ऑफ कोर्स ये वीडियोस आपके लिए बनाई गई हैं, तो आप जो है वो इस पर अपने कमेंट्स भी दें, इस पर अपने व्यूज़ भी दें, और मुझे फेसबुक पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।